अगर आप में से किसी ने इसके पीछे वाला वीडियो को अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को श्योर देख ले, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखिएगा तो फिर आगे आपको क्या होगा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ाई का एक क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के हिसाब से ही हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो जो जिसने भी वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो देखे फिर इस वीडियो को देखे, ठीक है। तथा साथ ही साथ अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि सर बहुत स्लोली बोल रहे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जब यूट्यूब में वीडियो शुरू होगा तो वहाँ देखिए राइट साइड के ऊपर वाला कॉर्नर में 3 गो डॉट है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ऐसे अगर डॉट को टच कीजिएगा तो आपको स्पीड दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा, ठीक है। नॉर्मल के नीचे रहेगा 1.25। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर बहुत स्लोली बोल रहे हैं तो आप स्पीड को क्या कर लीजिए 1.25 कर लीजिए, ठीक। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर का स्पीड ठीक है कि इसी स्पीड से हमको समझ में आएगा तो स्पीड को वैसे ही रहने दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे ना, थेल्स थ्योरम को पढ़ेंगे। थेल्स थ्योरम जो है आपके क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, यानी बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रमेय है, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उसको पहले सिखाएंगे, उसके बाद थेल्स प्रमेय को स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल को समझते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम एक त्रिभुज का फिगर बना देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया है, इसका नाम दे देते हैं, इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए, ये वाला का नाम दे देते हैं बी और ये वाला का नाम दे देते हैं सी, ठीक है। अब अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो क्या करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब समझते हैं आधार किसको कहेंगे, ऊंचाई किसको कहेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए बीसी भुजा के लिए मान रहे हैं, अब क्या करते हैं कि बीसी के सम्मुख शीर्ष कौन है, ए से होते हुए क्या करते हैं बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया ए से होते हुए किसके ऊपर, बीसी के ऊपर, इसका नाम दे देते हैं एम, ठीक है। जहाँ आके मिल रहा है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ की जगह हाफ, आधार किसको मानेंगे, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लाइन कौन सा है, ए एम, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना, बीसी के ऊपर, यानी आधार क्या हो जाएगा बीसी। समझ में आया। और ऊंचाई क्या है, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका लंबाई, यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन का लंबाई क्या है, ए से लेकर कहाँ तक, एम तक, यानी इंटू ए। समझ में आया। आधार किसको कहते हैं और ऊंचाई किसको कहते हैं, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा आपका आधार, और जो परपेंडिकुलर है उस लाइन का लंबाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ठीक। हम देखिए ठीक उसी प्रकार से और एक फिगर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ त्रिभुज बना लिया तो इसका नाम दे देते हैं पी, इसका नाम दे देते हैं क्यू, इसका नाम दे देते हैं आर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं कि अब पी आर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, क्यू से। अब देखिए क्यू से होते हुए हमने क्या किया, पी आर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यानी यहाँ पर जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। और ये आके जिस बिंदु पर मिल रहा है उसका नाम दे देते हैं एन। तो अब अगर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालने दे तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आधार कौन बन रहा है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, पी आर के ऊपर, तो आधार क्या हो जाएगा, पी आर। ऊंचाई जो परपेंडिकुलर है उसका लंबाई, पी आर के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, क्यू एन, यानी यहाँ पर हो जाएगा क्यू एन। समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक तीसरा कंडीशन लेते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, और एक टाइप का हमने यहाँ पर ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं एम एन ओ, ठीक है। तो इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो हमको क्या होना चाहिए, आधार और ऊंचाई पता होना चाहिए। तो देखिए अगर हम ओ एन को आधार मान के चले
तो कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ खींचना होगा, एम से, ठीक है, ऊंचाई निकालने के लिए। तो एम से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर कैसा आएगा, देखिए परपेंडिकुलर इस जगह पे आएगा, यानी देखिए यहाँ पर एम से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ट्राइंगल से बाहर जा रहा है। लेकिन तब इसको कैसे करेंगे हम लोग कि ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो इस ओ एन को जिधर परपेंडिकुलर है उधर हमको आगे बढ़ाना होगा, मतलब ऐसे खींचना होगा। ऐसे ऐसे ऐसे, यानी क्या किए हम लोग, ओ एन को आगे बढ़ाए, ठीक है। और ओ एन को इधर आगे बढ़ाने के बाद जो परपेंडिकुलर लाइन है जो दिख रहा है रेड कलर, जिस बिंदु पर कट करेगा उस बिंदु से एम तक का दूरी क्या होगा, ऊंचाई होगा। मान के चलिए ये कट करा है एम एन ओ, यहाँ पर पी दे देते हैं, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर लाइन कौन सा हो गया, एम पी, आधार किसको मान रहे थे हम लोग, ओ एन। तो अगर यहाँ पर त्रिभुज एम ओ एन का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हाफ की जगह हाफ, आधार हम किसको मान रहे हैं, ओ एन, ठीक है। और ओ एन के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, एम पी, इसलिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, एम पी। तो ध्यान रहे कि अगर इस तरह का ट्राइंगल बनता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन जो होगा वो उस ट्राइंगल से बाहर में बनेगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन, ठीक। बस इसको याद रखना है तो आपको समझने में सुविधा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय जो है उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, थेल्स प्रमेय को स्टार्ट कर रहे हैं। तो थेल्स प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। देखिए थेल्स प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर रेखा हम लोग खींचेंगे तो वो क्या करेगा, त्रिभुज का जो अन्य दो भुजा है उसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले फिगर को बनाते हैं, फिर हमको समझ में आएगा कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया, बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, देखिए त्रिभुज के तीन भुजा दिख रहा है, यहाँ पर नाम दे देते हैं त्रिभुज का कि इस बिंदु का नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। तो देखिए तीन भुजा दिख रहा है, एक भुजा हो गया ए बी, एक भुजा बी सी और एक भुजा ए सी। अब बोलता है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा, बीसी भुजा को ले लेते हैं, उसके समांतर एक रेखा खींचने के लिए बोला, तो बीसी के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं, ठीक है। तो बीसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे तो कैसा बन जाएगा फिगर, देखिए हमने क्या किया, बीसी के समांतर एक रेखा खींच दिया, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं डी, और ये जहाँ मिला वो क्या है, उसका नाम ई। तो देखिए जब रेखा खींचते हैं तो क्या होता है, देखिए दो भुजाओं को, देखिए दो भुजा क्या क्या बच गया, ए बी और ए सी, को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, देखिए भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, एक जगह कहाँ पर प्रतिच्छेद किया, डी पे, और कहाँ पे प्रतिच्छेद किया, ई पे, ठीक, खींच दिया गया। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होता है। तो अन्य दो भुजाएं, देखिए ये जो भुजा ए बी है, देखिए ए से लेकर डी तक, ठीक है, एक पार्ट हो गया, और डी से लेकर बी तक एक पार्ट हो गया, और इधर क्या हो गया, एक पार्ट ए से लेकर ई तक, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, ई से लेकर सी तक। तो क्या होता है, इसका जो अनुपात होगा वो सेम होगा, यानी वो कहना चाह रहा है कि ए डी का रेशियो लेंगे हम लोग डी बी के साथ, फिर क्या ए ई का रेशियो लेंगे हम लोग किसके साथ, ई सी के साथ, तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है, ये थेल्स प्रमेय के अनुसार ये कह रहा है। इसको हमको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे ताकि हमको पूरा का पूरा मार्क्स मिले। हम लोग ऐसा लिखेंगे, जो मानेंगे उसको लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, फिगर ड्रॉ करने का टाइम हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाए थे एबीसी, इसलिए यहाँ लिखिए माना एबीसी एक त्रिभुज है। फिर क्या किए थे कि इस भुजा बीसी के समांतर एक रेखा क्या खींचे थे, डीई, ठीक है, उसको लिख रहे हैं।
देखिए माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक रेखा खींचा गया जो AB को किस बिंदु पर मिलता है, D पर, ठीक है, और AC को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, E पर। देखिए हमने लिख दिया D पर तथा AC को किस बिंदु पर, E पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ये हो गया आपका विशेष प्रतिज्ञा में आएगा। अब हमको क्या करना है, इसको मिटा देते हैं, ये बस समझाने का टाइम आपको ये किए थे, इसका भी जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो सिद्ध करने दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, जो अनुपात है वो सेम है, यानी प्रूव करना है AD का रेशियो DB के साथ और AE का रेशियो किसके साथ, EC के साथ बराबर होगा। बस इसको याद रखिए, A से लेकर ये कहाँ पे कट गया बीच में, A से लेकर क्या बन गया D, फिर D से लेकर B, तो A से लेकर D, फिर रेशियो किसके, D से लेकर B। इधर भी क्या हो गया, A से लेकर कहाँ तक मिला पहले हमको, A से लेकर E, और फिर उसका रेशियो किसके साथ लेंगे, E से लेकर C। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। अब प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा, कुछ इस फिगर में और ड्रॉ करना होगा, तो इसलिए हम लोग रचना में लिखेंगे। अब तो रचना में क्या करेंगे, B और E को मिलाएंगे, ठीक है, और किसको मिलाएंगे, C और D को मिलाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग फिगर में मिला देते हैं, फिर उसको लैंग्वेज को यहाँ पर लिखेंगे। देखिए हमने डॉटेड लाइन से क्या कर दिए, B और E को मिला दिए, और किसको किसको मिला दिए, C और D को। तो उसी को यहाँ लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि BE को मिलाया, BE तथा इसको CD को मिलाया, ठीक है। इसके साथ साथ हमको और एक रचना करना है, इस D से क्या करना है, इस AE के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया कि D से होते हुए किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, AE के ऊपर, यानी यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये आके जहाँ मिल रहा है इसका नाम दे देते हैं M, इस बिंदु का क्या नाम दे देते हैं M। जिस तरह से क्या किए, D से होते हुए परपेंडिकुलर ड्रॉ किए AE के ऊपर, ठीक उसी प्रकार से E से होते हुए किसके ऊपर परपेंडिकुलर करेंगे अब, AD के ऊपर, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा, जो D से किए थे अब क्या करेंगे, E से करेंगे, ठीक। देखिए हमने यहाँ पर E से होते हुए किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, AD के ऊपर, ठीक। तो यहाँ पर नाम देते हैं, जैसे यहाँ पर M नाम दिए, तो जिस बिंदु पर आके मिला उसका नाम दे देते हैं N, क्लियर है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी लिख देंगे। देखिए ये तो लिखे नहीं है अभी तक, क्या किए, D से क्या किए, AM के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और नाम क्या है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि तथा क्या किया हमने कि DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, AE के ऊपर, कोमा, और क्या किए EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किए किसके ऊपर, AD के ऊपर। तो खींचा यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग प्रमाण देखेंगे, इसका प्रमाण हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग प्रमाण लिखेंगे, ठीक है। ये 4 स्टेप याद रखिएगा। पहला स्टेप है विशेष प्रतिज्ञा, फिर सिद्ध क्या करना है, फिर रचना लिखेंगे, फिर प्रमाण लिखेंगे, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई। जस्ट थोड़ा देर पहले आपको सिखाए आधार किसको कहते हैं, ऊंचाई किसको कहते हैं। अब देखिए अगर हम ADE त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहे और आधार अगर AD मानेंगे तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, EN, ठीक है। यानी आधार क्या हो जाएगा AD, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा EN, ठीक है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसको हम लोग त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे और यहाँ पर AR लगा देंगे। इसका मतलब हो जाता है एरिया, एरिया का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिया गया है AR। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इसका मतलब ही हो गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल
इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हाफ होता है फिर आधार होता है। यहाँ पर आधार कौन है, देखिए ए डी ई को अगर देखेंगे तो ए डी ई को देखेंगे तो आधार क्या हो रहा है ए डी और ऊंचाई क्या हो रहा है ई एन। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं ए डी इंटू ई एन। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अभी बराबर नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे कारण है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम जैसे यहाँ त्रिभुज किसका निकाले ए डी ई का, अब किसका निकालेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई का, तो बी डी ई। ठीक है, तो बी डी ई के अगर आधार हम बी डी मानेंगे तो बी डी के ऊपर कौन परपेंडिकुलर, देखिए ये बी डी लाइन थोड़ा आगे बढ़ा है कहाँ तक, ए तक, यानी बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है ई एन है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ठीक, उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ, यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, देखिए बी डी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है ई एन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी इंटू ई एन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका रेशियो लेंगे। ठीक है, रेशियो बराबर किसको कहाँ डालेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना दोनों का, इसके बीच में बराबर हो। ठीक, इसलिए पहले हम बराबर नहीं दिए। अब देखिए जो जो कट रहा है उसको काट देंगे, क्या होगा, हाफ हाफ कट जाएगा, ये हाफ और ये हाफ आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ई एन आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है, बी डी ई बराबर इधर बच के क्या रह गया, ए डी बाई बी डी। ठीक, अब देखिए ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग क्या किए, यहाँ पर ट्राइंगल क्या लिए थे ए डी ई, अब लेफ्ट साइड का बात हो रहा है ए डी ई, फिर क्या बी डी ई, फिर आप राइट साइड से लेंगे ए ई डी, और क्या हो जाएगा सी डी ई। ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या लेंगे हम लोग, रेशियो लेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1। इसी प्रकार से क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से या उसी प्रकार से क्या करते हैं, उसी प्रकार से लिखते हैं। इसी प्रकार से पहले हम लोग इधर ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं, राइट साइड से देखते हैं तो क्या नाम है, देखो ऊपर वाला ट्राइंगल का ये जो बीच में जो लाइन है ना, ये तो ये वाला ट्राइंगल क्या नाम है, ए डी ई। तो ए डी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला किसी भी त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, हाफ गुना आधार इंटू ऊंचाई। देखते हैं यहाँ पर आधार कौन है। ठीक है, अगर इधर से देखते हैं तो आधार इस ए ई के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, डी एम, यानी आधार क्या हो जाएगा ए ई, और परपेंडिकुलर यानी ऊंचाई कौन होगा, डी एम। ठीक है, आधार ए ई, ऊंचाई क्या डी एम। यहाँ लिखेंगे हम लोग हाफ गुना आधार ए ई, और ऊंचाई क्या देखे थे हम लोग डी एम। ठीक है, ये त्रिभुज किसका क्षेत्रफल निकल गया, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल इतना निकला। अब क्या करेंगे, इसके नीचे वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए ए डी ई के नीचे अब क्या है, राइट साइड से ए डी ई के नीचे क्या है, सी डी ई। अब निकालेंगे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। ठीक, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, हाफ गुना आधार। देखते हैं इसका आधार क्या होगा, देखिए आधार किसको ले रहे हैं, ई सी को ले रहे हैं, और इसी के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, देखिए डीएम। इसी अगर लाइन आगे बढ़ेगा तो इसी के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, डीएम, यानी आधार हो जाएगा इसी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा डीएम, यानी इसी इंटू डीएम। यहाँ पर हो जाएगा इसी इंटू डीएम। अब ये दोनों क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या लेंगे हम लोग, रेशियो लेंगे। ठीक है, अनुपात ले लेंगे, यानी बराबर हो जाएगा, यानी दोनों अनुपात मतलब क्या, दोनों का आपस में भागा दे देंगे। ये हाफ कैंसिल हो गया, ये डीएम कैंसिल हो गया, तो बच के क्या रह गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। तो बच के क्या रह गया, इधर राइट साइड में ए ई और ए सी। इसको समीकरण 2 देते हैं।
ठीक है ना। 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़े थे कि अगर एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज रहेगा उसका क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर समांतर रेखा क्या क्या है, BC और DE समांतर रेखा है। और अगर देखें हम ट्राइंगल BDE का बात करते हैं और ट्राइंगल CDE का बात करते हैं, तो देखिए दोनों का आधार क्या है, DE है, और दोनों क्या है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के साथ बराबर हो जाएगा। उसको हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज में लिख रहे हैं। देखिए हमने यहाँ लिख दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और CDE क्या होगा, बराबर होगा। इसके पीछे कारण क्या है, कि कारण, ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब इसको क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। तो समीकरण नंबर 3 से ये समझ में आ रहा है, जहाँ त्रिभुज BDE है उसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज CDE, या फिर जहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल CD है उसके बदले में लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। इसलिए क्या हो जाएगा, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 क्या है, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और नीचे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, और यहाँ CDE को बदले में क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, यानी CDE को हटा के क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो देखिए बस समीकरण 2 और 3 से हम क्या किए कि जहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE था उसके बदले में हमने क्या बैठा दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। देखिए नीचे वाला क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, अब नीचे क्या कर दिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। हम इसको क्या करते हैं, समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। ठीक, अगर हम अब समीकरण 1 और 4 को देखें, देखिए क्या है, समीकरण 4 के लेफ्ट साइड में है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से समीकरण 1 के लेफ्ट में है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। देखिए समीकरण 1 का लेफ्ट साइड और समीकरण 4 का लेफ्ट साइड बराबर है, इसलिए समीकरण 1 का राइट साइड और समीकरण 4 का राइट साइड क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 4 से। ठीक है, समीकरण 1 में क्या है, देखिए राइट साइड में AD बटा BD। ठीक है, तो इधर लिखेंगे हम लोग AD बटा BD। ठीक, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, राइट साइड में इसका क्या है, AE बटा AC। ठीक, बस यही हमको देखिए प्रूव करना था। देखिए अगर सिद्ध करना है कि वाला पार्ट देखिए, तो देखिए AD बटा BD या DB बराबर AE बटा AC। देखिए वही आया, AD बटा BD बराबर AE बटा AC। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक, यही प्रूव करने दिया था। इसको पूरा लिख लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो क्या कीजिए, आप लोग 2-3 बार घर में प्रैक्टिस कीजिए और एक बार बिना देख के लिखने का कोशिश कीजिए। जब बिना देख के लिख पाइएगा उसका फोटो हमको सेंड कर दीजिएगा। ऐसा नहीं करना है कि हम देख देख के लिख लिए फिर फोटो सेंड कर दिए। ईमानदारी पूर्वक क्या कीजिएगा, अच्छा से समझिएगा और बिना देख के लिखने का कोशिश कीजिएगा। 2-3 बार बिना देख के लिखने के बाद नेक्स्ट बार जो लिखिएगा उसका फोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर कहीं दिक्कत हो आप व्हाट्सएप नंबर पे वो पूछ सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोग नोट में लिख लीजिए कि थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम होता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसका अंग्रेजी नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक क्वेश्चन देखिए आपको क्या कर सकता है, आपको डायरेक्ट बोल सकता है कि थेल्स प्रमेय को लिखकर प्रमाणित करें, या फिर आपको क्वेश्चन क्या दे सकता है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को लिखकर प्रमाणित करें, या फिर जो हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखाया, हमने क्या स्टेटमेंट लिखा है, देखिए जो ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक उठा के दे सकता है। तो ये 3 तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 तरह से ही क्वेश्चन पूछेगा तो आपका पूरा पूरी क्या होगा, इसी तरह से क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम क्या है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।